मैं पाड़ौन हूं, भारत भूमि का वो छोटा सा भूखंड जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। समय के साथ प्रगति की राह पर चल रहा हूं, पर चलते चलते कभी कभी अतीत की पोटली खुल जाती है। भूली बिसरी यादें मन के आंगन में महकने लगती हैं। तब जी चाहता है कि किसी से ढेर सारी बातें करूं, अपना सुख दुख उससे बांटूं, पर किससे किससे कहूं मन की बात? मुझसे मुझसे कहो पुत्र, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। कौन? भारत माता? हाँ पुत्र, तुम मेरा ही एक अंश हो। तुम्हारी कथा मेरी कथा है, तुम्हारी व्यथा मेरी व्यथा है। दिल खोल कर कहो, अतीत का कौन सा कालखंड आज तुम्हारी स्मृतियों में सांस ले रहा है पुत्र? सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें भारत माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गले में आजादी की माला और हाथ में लहराता हुआ तिरंगा आपके रूप को कितना सुशोभित कर रहा है मां, कितना सुशोभित कर रहा है। पर अतीत के उस कालखंड को याद कर मेरा मन कहां उठता है मां, जब 7 समंदर पार से आए मुट्ठी भर अंग्रेज सौदागरों ने आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था। तो तुम पराधीनता के उस कालखंड को याद कर रहे हो पुत्र, जब जुल्मों की काली आंधी बह रही थी, परतंत्रता की बेड़ियों ने मुझे लहूलुहान कर दिया था। अत्याचारों को सहते सहते आपकी आत्मा अधीर हो उठी थी मां। कष्ट से मुक्ति के लिए आपने अपने वीर सपूतों को कुछ इस तरह पुकारा था। मेरा आंचल है जीर्ण शीर्ण, आशाओं का टूटा है नीड़, हर ओर बह रहा मेरा नीर, अंग अंग पर मार काट की पीर। अब करो नहीं पल भर भी देर, सुनो 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 रक्त सनी माँ की टेर। कैद में जकड़ी भारत माता, तुम्हारी इस आर्त पुकार को सुन सारे देश के साथ मैं भी उत्पीड़ित हो उठा था। समय साक्षी है मां, पाड़ौन की धरती पर भी मुक्ति संग्राम का शंखनाद गूंजा था। हाँ पुत्र, अंग्रेजों की गुलामी से मुझे मुक्त कराने के लिए 150 वर्ष पूर्व आजादी की पहली लड़ाई का जो बिगुल बजा था, उसमें पाड़ौन का योगदान आज भी मेरी स्मृतियों में सुरक्षित है। इतिहास के पन्नों पर अंकित उन गौरव गाथाओं को आज आज फिर से पलटने को जी चाह रहा है मां, फिर से पलटने को जी चाह रहा है। अठारह में मंगल पांडे ने स्वाधीनता संग्राम का जो बिगुल बजाया, उसने समूचे देश में क्रांति की मशाल सुलगा दी। तब आखिर मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला गुना किस तरह इससे अछूता रह सकता था। इस अंचल पर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रभाव और सहभागिता के संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासविद एवं प्राध्यापक प्रोफेसर अशोक दहीभाते बताते हैं। ग्वालियर में सिपाहियों ने 14 जून को विद्रोह कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ग्वालियर के महाराजा को ग्वालियर से भागकर आगरा में शरण लेनी पड़ी। इस मौके पर फायदा उठाकर बानपुर के राजा मर्दान सिंह ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। नरवर के राजा मानसिंह ने जुलाई 1857 में क्रांति का झंडा फहराया। मानसिंह ने शिवपुरी से गुना के मध्य आगरा बंबई मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इसी माह में महू और इंदौर के क्रांतिकारियों ने कर्नल ड्यूरेंड को पीछे हटने पर विवश किया। क्रांतिकारी देवास, शाजापुर, ब्यावरा होते हुए 16 जुलाई 1857 को गुना पहुंचे। विद्रोही 2 दिन तक गुना में रुके रहे। विद्रोहियों ने गुना कैंट क्षेत्र को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को जला डाला तथा टेलीग्राफ के तारों को उखाड़ फेंका। गुना में स्थित अंग्रेजी घुड़सवार दस्ते को बजरंगगढ़ की ओर भागना पड़ा। क्रांतिकारी सिपाहियों ने अंग्रेजी दस्ते का बजरंगगढ़ तक पीछा किया, परंतु बजरंगगढ़ के कामदार ने 300 घुड़सवार, 500 पदाती
तथा कुछ बंदूकों की सहायता से क्रांतिकारियों को रोकने में सफलता प्राप्त की। क्रांतिकारी सायंकाल तक बजरंगगढ़ में रुके और इसके पश्चात वापस गुना आ गए। यहाँ से वे शिवपुरी की ओर रवाना हुए। गुना जिले में स्थित पाड़ौन तात्या टोपे और उनके मित्र राजा मानसिंह की गतिविधियों का केंद्र रहा। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या के जीवन में जय पराजय के इतने उतार चढ़ाव हैं कि उसकी गाथा का सारांश भी एक मोटी पुस्तक बन जाए। उनमें सैन्य कौशल की अकूत प्रतिभा थी। पंडित सुंदरलाल ने प्रसिद्ध इतिहासकार मालेसन का उद्धरण देते हुए लिखा है कि संसार में कोई भी सेना इतनी जल्दी कूच नहीं कर सकती जैसी तात्या की सेना करती थी। उनके जीवन में भूमिगत यायावरी के जितने स्थल आए हैं 1857 में उतनी किसी और क्रांतिकारी के जीवन में नहीं आए। वो कई बार पराजित हुए, सेना बिखरी, उसे फिर संगठित किया, चढ़ाई की और विजय हासिल की। जब हैवलॉक ने इलाहाबाद जीतकर कानपुर पर कब्जा किया तो नाना भाई भतीजों, परिवार और खजाने के साथ निकल गए और तात्या के संरक्षण में फतेहपुर आए। तात्या शिवराजपुर की सेना लेकर लड़े लेकिन पराजित हो गए। उन्होंने फिर ग्वालियर के पास मुरार छावनी के सैनिकों को मिलाया और कालपी किले पर कब्जा किया। नाना साहब ने कालपी को नया केंद्र बनाया। यहीं पर नाना, तात्या और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम बार बैठक हुई थी। उन्होंने तो कुछ दिनों के लिए कानपुर फिर से जीत लिया था, लेकिन लखनऊ से आकर कैंपवेल ने फिर अपना अधिकार बना लिया। नागपुर, बांदा, भरतपुर के बाद अंततः देवास में तात्या पकड़े गए, लेकिन चीते सी चपलता काम आई और वे फिर फरार हो गए। वे अपने मित्र मानसिंह से पाड़ौन के जंगलों में मिले। गुना के निकट आरोन और पाड़ौन के घने जंगल तात्या की क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बने रहे। अंग्रेज अधिकारी मेजर मीण ने अपनी सुप्रसिद्ध घुड़सवार सेना के साथ पाड़ौन के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा जहां तात्या छुपे हुए थे, लेकिन तात्या अंग्रेजों को लगातार चकमा देते रहे। हर तरफ एवरीवेयर तात्या तात्या तात्या। एक बार तुम हाथ लग जाओ then I will kill you तात्या। बट हम नहीं जानता तुम किधर छिपा है, कैसा दिखता है तात्या। सलाम साहब। कौन? भगीरथ, आओ। आपका ये विश्वास पात्र गुप्तचर बड़े ही काम की खबर लाया है हुजूर। काम का खबर? टेल मी, क्या खबर लाया है तुम? तात्या टोपे पाड़ौन के जंगल में छुपा है हुजूर। ओह, आर यू श्योर? खबर बिल्कुल पक्की है हुजूर, और ये भी पता चला है कि उसके साथ बहुत कम सैनिक हैं। अगर खबर सही निकला तो हम तुमको माला माल कर देगा। सरकार की जय हो। ओके। हुजूर की जय हो। This is very important meeting और आप सब चुप बैठा है। Tell me, हम तात्या को कैसे पकड़ सकता है? सर, हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई करनी होगी। बट हाउ, कैसे? नरवा का सामंत किंग मानसिंह तात्या की मदद कर रहा है सर। ओके। अगर हम मानसिंह को अपनी तरफ मिला लें। बट ऐसा कैसे होगा? हाउ? सर, हमारे जासूसों ने बताया है कि मानसिंह पाड़ौन की फॉरेस्ट में छुपा हुआ है। I see. और उसकी फैमिली जहां रह रहा है वहां का सिक्योरिटी बहुत ही वीक है। गुड। अगर हम मानसिंह की फैमिली को अपनी कस्टडी में ले लें तो वो हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। ओके, पहले मानसिंह का फैमिली को अपनी कस्टडी में लो, देन मानसिंह को नेगोशिएशन के लिए बुलाओ। डू इट फास्ट, गो। वेलकम मानसिंह। परिवार को बंधक बनाना तो कायरों का काम है मेजर मीर। Everything is fair in love and war, मानसिंह। मुझे क्या करना होगा? बस तात्या टोपे को हमारे हवाले कर दो। लेकिन ये तो मित्र के साथ विश्वासघात होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Think again.
तुम्हारा फैमिली हमारा कस्टडी में है एंड नहीं नहीं, मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। टाटा के बदले तुम्हें तुम्हारा फैमिली मिलेगी, नरवर की जागीर मिलेगी और सालाना 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का हम वादा कर रहा है। यस और नो मिस्टर मानसिंह, टेल मी। आपकी शर्त मुझे मंजूर है मेजर मीण, मंजूर है। इतिहास की पुस्तकों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सोते समय मानसिंह ने उनको 7 अप्रैल 1859 को पकड़वा दिया और 18 अप्रैल को फौज के पहरे में उन्हें फांसी दे दी गई। तब हजारों ग्रामीण उन्हें श्रद्धा से देख रहे थे। लेकिन क्या वाकई तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, या वो कोई और था जो तात्या के नाम पर पकड़ा गया और शहीद हुआ? इसे लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इस संदर्भ में गंभीर शोध की मांग करते हैं। तात्या के मित्र मानसिंह के वंशज श्री गंगा सिंह पाड़ौन भी यही मानते हैं। तात्या के परिवार के कई अन्य लोग इस बात का दावा करते हैं कि तात्या टोपे को फांसी नहीं हुई। उनकी एक भतीजी की शादी बनारस में खर्ड़ेकर परिवार में हुई है और शादी में मौजूद थे, और उनकी उन भतीजी ने 1957 में जो शताब्दी समारोह मना था, तो महाराष्ट्र में बॉम्बे में उन्होंने सम्मान समारोह में ये बात भी व्यक्त की थी। इतिहास में ये उल्लेख आता है कि तात्या जो है वो 1912 में स्वर्गवास हुआ उनका, तात्या टोपे का। तो 1859 से 1912 तक तात्या टोपे कहाँ रहे? इतिहासविद प्रोफेसर अशोक दहीभाते भी इन्हीं सवालों से जूझते हुए कहते हैं। इतिहासकारों में इस प्रश्न पर मतभेद है कि क्या तात्या टोपे को वस्तुतः फांसी दी गई या जिसे फांसी दी गई वह अन्य कोई व्यक्ति था। इसी के साथ मानसिंह की भूमिका को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। एक पक्ष यह मानता है कि मानसिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे बंदी बनाए जा सके और उन्हें फांसी दी गई, परंतु इतिहासकारों का एक वर्ग इसे सत्य स्वीकार नहीं करता है। पूर्व प्राध्यापक एवं इतिहासवेत्ता डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही। एक सवाल आमतौर पर ये उठता है कि तात्या टोपे के नाम के रूप में किसी और को फांसी दी गई, तात्या टोपे था ही नहीं। तो मेरा कहना उसके बारे में यह है, बयान को अगर आप पढ़ें तो उतना विवरणात्मक बयान दूसरा कोई बना हुआ आदमी दे नहीं सकता। दूसरी बात ये कि तात्या टोपे के बाद के जो पत्र हैं उनके नाम पर, वो पत्र अगर देखे जाएं तो उनमें तात्या टोपे की सील बनी हुई है, क्योंकि तात्या टोपे की जो मूल सील थी, ओरिजिनल सील थी, वो तो पाड़ौन के जंगल में खो गई थी। तो वो सील बनाई गई सील है और वो पत्र भी मुझे प्रमाणिक नहीं लगते हैं। 1857 का स्वाधीनता संग्राम अंग्रेजों की लूट खसोट नीति, अन्याय और अत्याचारों का परिणाम था। समूचे देश में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और पूरा जनमानस बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में अपनी आहुति देने को तत्पर था। अंग्रेजों ने छोटी छोटी रियासतों के साथ विश्वासघात कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर लिया था। इस प्रकार क्रांति आरंभ होने से लेकर अप्रैल मई 1858 तक संपूर्ण गुना क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अस्त व्यस्त रहा। धीरे धीरे अंग्रेज सेना हावी होने लगी। गुना क्षेत्र में सर ह्यू रोज, सीएम स्टुअर्ट और किटिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेनाओं की गश्त तेज हुई। ब्रिटिश सेना ने 18 जून 1858 को ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर महाराजा सिंधिया को पुनः प्रतिस्थापित किया। भारत का यह स्वाधीनता संग्राम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। ये असफल क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें प्रमुख थे क्रांति का नियत समय से पूर्व प्रारंभ होना, क्रांति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व न होना, योग्य नेतृत्व और संगठन का अभाव, साधनों की अपेक्षाकृत कमी, निश्चित उद्देश्य का अभाव, अंग्रेजों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, शिक्षित और कृषक वर्ग की उदासीनता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और अंग्रेजों की कूटनीति वगैरह। मानसिंह के वंशज गंगा सिंह इस क्रांति की असफलता का मुख्य कारण इसका
असंगठित स्वरूप बताते हैं। पूरे देश में एक संगठन के रूप में एक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी गई। ये जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें कुछ निजी स्वार्थ भी शामिल थे। मुगल अपने हिसाब से चल रहे थे, छोटे छोटे रजवाड़े वो अपने हिसाब से चलते थे। आपसी बैरभाव जो रहता था उसके कारण एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते थे। उस आधार पर ये चलती रही और ये संगठित रूप से उनका दमन करते थे। अगर देशव्यापी संगठन एक खड़ा हो जाता तो कोई ताकत नहीं थी अंग्रेजों की जो इसका दमन करते थे, तो वो टुकड़ों में बंट गया था। तो संगठित रूप से ये नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस क्रांति की भारतीय जनता के हित में कोई भूमिका ही नहीं थी। इस क्रांति ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। वे एक हद तक जनता के प्रति जिम्मेदार बने। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लग गया कि इस देश की अस्मिता, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक क्षमता इतनी ताकतवर है कि हम इसे लातीन और अफ्रीकी देशों की तरह रौंद नहीं सकते। इस विद्रोह की सकारात्मक और प्रेरक स्मृति इतनी अमिट सिद्ध हुई कि आने वाले समय में ये महाविद्रोह स्वाधीनता का सर्वाधिक प्रेरक स्तंभ रहा। आधुनिक और रूढ़ परंपरा के तीखे अंतर्विरोधों से भारतीयों की सोच में प्रगतिशील विचार पनपे। सबसे बड़ी बात ये कि इस महाविद्रोह में जो शामिल थे और जो शामिल नहीं थे, उन सब ने एक दूसरे के साथ भारतीय राष्ट्र की एकता को महसूस किया। अंग्रेजों के मन में 1857 के विद्रोह की दहशत स्थायी रूप से बनी रही। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के समाप्त होने के बाद गुना का भविष्य पूर्णतः ग्वालियर रियासत के साथ संबद्ध हो गया। इस संदर्भ में प्रोफेसर दहीभाते बताते हैं, 1860 में गुना का एक इलाका है जिसे अपन कैंटोनमेंट इलाका कहते हैं। ये कैंटोनमेंट के रूप से, अंग्रेजी कैंटोनमेंट के रूप से जाने लगा। और जब यहाँ अंग्रेजी कैंटोनमेंट स्थापित हो गया तब यहाँ विभिन्न स्कूलों की स्थापना हुई। जैसे एक सेंट्रल हाउस स्कूल की स्थापना हुई, एक वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना हुई। मिडलैंड रेलवे कंपनी ने यहाँ गुना 12 रेल लाइन का शुभारंभ किया। और ये जब रेलवे लाइन आरंभ हो गई तब क्या हो गया कि गुना के आसपास के लोगों को आने जाने में थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियतें होने लगी। ब्रिटिश शासन के प्रति जो भारतीयों का जन आक्रोश था वो कई जन आंदोलनों के रूप में फूट रहा था। और देश में चल रहे ब्रिटिश आंदोलनों का जोर ब्रिटिश भारत में बहुत ज़्यादा था, लेकिन देशी रियासतें जो थीं उनमें बहुत शांति थी। इसीलिए क्या हो गया कि बहुत सारे वे क्रांतिकारी जो ब्रिटिश भारत में थे उन्होंने देशी रियासतों को अपना शरणस्थली बनाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वे क्रांतिकारी देशी रियासतों में आए तो उनके आने का प्रभाव यहाँ के जनमानस पर पड़ा और यहाँ पर भी आंदोलन की शुरुआत हुई। और यही परिणाम रहा कि ग्वालियर अंचल पूरा का पूरा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम को भले ही असफल करार दे दिया गया हो, लेकिन इसने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए आजादी के तराने गा रहे थे और अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना सन 1930 में गुना में घटी थी। ये वो समय था जब गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था। 12 सितंबर 1930 को पचौर की श्रीमती लक्ष्मीबाई भार्गव इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गुना पहुंची। विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, त्याग करो। स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करें, उन्हें त्यागें, उनकी होली जलाएं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। महात्मा गांधी का आदर्श हमारे सामने है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तभी सच्चे अर्थों में आजाद होंगे। मैं गुना क्षेत्र की जनता से, जो कि महान क्रांतिकारी तात्या टोपे की कर्मभूमि रही है, अपील करती हूँ कि आप अपनी सभी विदेशी वस्तुओं को यहाँ जल रही अग्नि के हवाले कर दें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत
माता की जय। भारत माता की जय। अरे तुम धरती से होगा नहीं और क्रांति की बात करते हो। चुप हो जाओ बच्चे, वरना मैं नहीं होऊंगा चुप, हजारों बार बोलता रहूंगा भारत माता की जय। अरे इस पिद्दी बच्चे का हिम्मत तो देखो, लगता है इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। बोल बच्चे, ब्रिटिश सरकार की जय। मैं नहीं बोलूंगा, हजारों बार बोलता रहूंगा भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। अरे अंग्रेज सैनिकों ने 7 साल के इस बच्चे को मार डाला। इस मासूम बच्चे को देखो कैसा खून बह रहा है। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो बच्चे का शव कांग्रेस कमेटी के दफ्तर ले चलते हैं, वहीं धरना देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की। ग्वालियर राज्य का प्रशासन काफी प्रगतिशील एवं उदार रहा, अतः यहाँ जन जागृति उत्पन्न होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा। गुना क्षेत्र भी स्वाधीनता आंदोलन के इस यज्ञ से अछूता नहीं रहा। प्रोफेसर दही भाते के अनुसार गुना क्षेत्र की बात मैं आपसे बताऊं कि यह क्षेत्र राजनीतिक जन जागृति से अछूता बिल्कुल नहीं रहा। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने यहाँ पर अपनी भूमिकाएं बहुत स्पष्ट की, बहुत योगदान दिया। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय हैं, सागर सिंह सिसोदिया हैं, सीताराम विश्वनाथ ताटके हैं, ये सभी लोग थे। गुना के जो सागर सिंह जी सिसोदिया हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थी जीवन में ही वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। उनकी लाहौर में चंद्रशेखर जी से भेंट हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी से। 1927 में उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया और उसके बाद में वो ग्वालियर की आर्टिलरी विंग में आ गए। लेकिन थे वो क्रांतिकारी स्वभाव के, तो ग्वालियर राज्य की सेवा में रह करके भी सागर सिंह सिसोदिया जी ने मुरार में गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया, और यहाँ तक कि वे हथियार और गोला बारूद गुप्त रूप से उन्हें पहुँचाने का काम करते रहे। जब वे प्रशिक्षण दे रहे थे सागर सिंह जी, तो वे एक बुंदेलखंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे शत्रुघ्न सिंह दीवान, और इसी तरीके से बिहार के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे योगेश शुक्ला, उनके संपर्क में आए। और पुलिस योगेश शुक्ला को ढूंढ रही थी, और जब पुलिस योगेश शुक्ला को ढूंढते हुए पहुंची तो उन्हें इनके बारे में पता चला, सागर सिंह जी के बारे में। हालांकि कोई प्रमाण सागर सिंह जी के खिलाफ नहीं मिले, ये पक्की बात है, लेकिन सागर सिंह जी ने ऐसी स्थिति में ये उचित समझा कि वे सेना से अपना त्यागपत्र देकर के वो सीधे सीधे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बीच के लगभग 60 वर्षों का कालखंड हमारे देश के लंबे इतिहास में शायद सबसे बड़े परिवर्तन का समय है। 1885 का वर्ष वो समय था जब अंग्रेज इस गुमान में थे कि भारत में उनका राज चिरस्थायी है। इसके 8 वर्ष पूर्व देश में अकाल की विभीषिका के बीच एक शानदार दरबार लगा था, जिसमें भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होने की घोषणा की गई थी। तमाम राजनीतिक निर्णयों एवं उच्च स्तर पर प्रशासन के कार्य पर पूर्ण रूपेण यूरोपियों का विशेषाधिकार था। 1880 के दशक में भारतीय सिविल सेवा के 900 पदों में से 16 को छोड़कर शेष सभी पर यूरोपीय विराजमान थे। 1947 तक कोई भी भारतीय सेना में ब्रिगेडियर से अधिक नहीं हो सकता था। देसी रियासतें अपनी निहित स्वार्थों के कारण अंग्रेजों की पिट्ठू बनी हुई थीं। भारत के 662 देसी राजा तो अंत तक ब्रिटिश सरकार की विश्वस्ततम रक्षा पंक्ति बने रहे। ऐसी स्थिति में किसी भी क्रांति को अपनी चरम परिणति तक पहुंचना एक दुष्कर कार्य था। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन अंततः अपनी मूल अभिजात तथा वर्गीय सीमाओं को पार कर परवान चढ़ रहा था। 1936 तक कांग्रेस के अध्यक्ष ये दावा करने में सक्षम थे कि कांग्रेस अब आम जनता का सबसे बड़ा संगठन बन गई है और इसके सदस्य अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिनमें लाखों किसान और काश्तकार हैं और औद्योगिक तथा खेतिहर मजदूर भी। 1937 में ग्वालियर में प्रजामंडल की स्थापना के प्रयास किए गए, परंतु वे व्यर्थ गए। बाद में इसे व्यापक स्वरूप प्रदान कर इसका नाम सार्वजनिक सभा रखा गया।
इस कार्य में गुना के श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय ने प्रमुख भूमिका निभाई। गुना जिले के विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक सम्मेलन, किसान मजदूर सम्मेलन एवं विभिन्न जनसभाएं आयोजित हो रही थी। इन आयोजनों में श्री ताटके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुना जिले की आरोन और म्याना जागीर में ताटके ने कस्टम विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ताटके के निवास स्थान पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण पधारे थे। भारतीय रियासतों की भूमिका को लेकर जनमानस में एक विक्षोभ अवश्य था, जिसे कांग्रेस समझती थी। दरअसल स्वाधीनता प्राप्ति में होने वाले विलंब में ये एक बड़ा रोड़ा था। इस स्वाधीनता आंदोलन में देसी रियासतों की सहभागिता हेतु कांग्रेस ने आह्वान किया। ये स्वाधीनता आंदोलन का अंतिम चरण था और भारतीय जनमानस उत्सुक था कि अब मिली आजादी, अब मिली आजादी। ये वो समय था जब व्यक्ति हो या रियासत या कोई संगठन, सभी को अपनी निजी और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर केवल आजादी का स्वप्न देखना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बापू पार्क यानी सदर बाजार में रेडियो पर समाचार सुनने तथा प्रचार माध्यमों के पहुंचाए गए समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र होता था। राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन आंदोलनों में गुना जिले के अनेक सेनानियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख थे हरिकृष्ण प्रेमी, सुगन चंद जैन, धर्मस्वरूप सक्सेना, यशवंतराव लुम्बा और सौदागर सिंह आदि। इस प्रकार 1857 से लेकर 1947 तक के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार गुना अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता रहा। इतिहास के पन्नों से अब बाहर आओ पुत्र पाड़ौन। उन वीरों को याद कर मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है मां, जिन्होंने आपको स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हाँ पुत्र, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले मेरे वीर सपूतों की गौरव गाथाएं सारे जग में अजर अमर हैं। बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी कूद पड़े थे स्वतंत्रता के महासमर में। ना चाबुक के कोड़ों ने उन्हें झुकाया, ना बंदूक की गोलियों ने उन्हें डराया। तोपों के गोलों से वे डरे नहीं और फांसी के फंदे पर वे हंसते हंसते झूल गए। गुलामी की बेड़ियां तोड़कर मुझे आज़ादी की चूनर उड़ाने वाले मेरे वीर सपूतों, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो।